Hello everyone, wish you a very happy Diwali and welcome to Samvad 2079. Now हेमंत, ये संवाद 2079 क्या है? सो बेसिकली संवाद इस कैलेंडर का नाम है विक्रम संवत कैलेंडर, जो हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग हम फॉलो करते हैं। बेसिकली अपने जो फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर हम जो कैलेंडर मेंटेन करते हैं उसको हम विक्रम संवत कैलेंडर कहते हैं। एंड उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग अभी हम 2079 में है, 2022 में नहीं। तो फिर मुझे 2022 वाला क्या सीन है? 2022 में हम है बेसिकली ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग। सो बेसिकली वर्ल्ड में यूजुअली दो तरीके के कैलेंडर फॉलो किए जाते हैं, वन इज ग्रेगोरियन कैलेंडर एंड वन इज हिंदू जो कैलेंडर फॉलो करते हैं, जो कि स्पेशली हमारे बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, मर्चेंट्स फॉलो करते हैं, जिसे हम विक्रम संवत कैलेंडर कहते हैं। अब इसमें जो विक्रम है वो वही विक्रम बेताल वाला विक्रम ही है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हेमंत, ये 57 ईयर्स का गैप क्यों है? 57 ईयर्स का गैप इसलिए है कि 57 बीसी में, दैट इज बिफोर क्राइस्ट जो एरा था, तो तब विक्रम बेताल वाले विक्रम ने किसी साका नाम के विलन को हराया था, काफी कुछ वॉर एंड ऑल बैटल में हराया था काफी अच्छे से। तो पीपल वर लाइक कि दिस इज लिटरली अ स्टार्ट ऑफ अ न्यू एरा, एंड इसलिए उन्होंने डेट्स मेजर करना शुरू किया था। उन्होंने कैलेंडर की स्टार्टिंग की थी, तो जिसको जिसको नाम भी उन्हीं के नाम पे पड़ा था, दैट इज विक्रम संवत कैलेंडर। तो उसके अकॉर्डिंग वी आर 2079 एंड इस दिन हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं, सो दैट लक्ष्मी विच ऑल्सो रिप्रेजेंट्स मनी, हेल्थ, वेल्थ, तो ताकि लक्ष्मी जी हमारे घर पे आए एंड हम सभी को ढेर सारा पैसा दे और ढेर सारी खुशी रखें। सो आई होप आप सबके घर में भी लक्ष्मी जी का निवास हो एंड आपको ढेर सारे पैसे एंड ढेर सारी खुशियां ऐसे ही मिलती रहें। तो आज अब पैसों का टॉपिक आया है, तो वी आई वुड लाइक टू शेयर वन स्मॉल अपॉर्चुनिटी ऑल्सो, जिसमें एटलीस्ट मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ सम अलॉट ऑफ माई मनी। अलॉट का मतलब ये नहीं है कि सारा पैसा हम एक ही स्टॉक में डाल दें, हमें डाइवर्सिफिकेशन रूल्स भी फॉलो करने चाहिए। तो मैं अपने पोर्टफोलियो का 3% स्टॉक में डालूंगा एंड एटलीस्ट मैं 3-4 साल के लिए होल्ड करूंगा। अगर मेरा टारगेट पहले ही अचीव हो गया तो पहले भी बेच दूंगा। तो ऑल दोस थिंग्स की क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या नहीं, इसमें हम काफी अच्छे से डिस्कशन करेंगे। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सो द अपॉर्चुनिटी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, जिसमें एटलीस्ट मैं इन्वेस्ट करने की सोच रहा हूं, दैट अपॉर्चुनिटी इज वैभव ग्लोबल। अब वैभव ग्लोबल में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी क्यों है? ऐसा क्या फाइनेंशियल्स में है इसके, ऐसा क्या टेक्निकल में है, या ऐसा क्या अच्छा या बुरा इसके बिजनेस में है जिसकी वजह से मैं इसमें इन्वेस्ट करने का डिसीजन ले रहा हूँ? सो अच्छाई पे डिस्कस करेंगे हम, क्योंकि कुछ खास बुराई तो है नहीं, बट हल्की सी बुराई है, हम वो भी डिस्कस करेंगे। सो द पॉइंट इज, एक बार सबसे पहले हम इसके बिजनेस में जाके देखते हैं। तो अगर मैं इसकी वेबसाइट पे जाऊं तो हमें सीधा ही काफी सारी प्यारी प्यारी ज्वेलरीज सी नजर आ रही हैं, परफ्यूम है, काफी सारे डिफरेंट टाइप्स के ब्रांड्स हैं इनके, एंड ये प्यारी प्यारी ज्वेलरीज भी हैं। सो वैभव ग्लोबल लिमिटेड कंपनी का जो मेन बिजनेस है, कंपनी बेसिकली अभी यूएस में ही ओरिएंटेड है, यूएस, यूके एंड जर्मनी, इन तीन कंट्रीज में इसका जो है सेलिंग का बिजनेस है, दैट इज रिटेल मार्केट है। मैन्युफैक्चरिंग इंडिया एंड चाइना में होती है और कई सारी जगहों से भी सामान सोर्स करती हैं, वो सारी कंट्रीज नीचे मेंशन है, उनसे हम उनमें मैं ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मतलब इट इज अ प्योरली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस। ये सारा अपना जो भी सामान इंडिया में मैन्युफैक्चर करते हैं उनको ये बाहर एक्सपोर्ट ही करते हैं, यूएस में एंड यूके में एंड जर्मनी में, जैसा हमने देखा। तो ये बेसिकली थोड़ा बेसिकली नीश मार्केट को टारगेट करने की कोशिश करते हैं एंड ग्लोबल रिटेल स्पेस में, एंड दे हैव बेसिकली मार्केट इन ज्वेलरी, जो कि हमने उनकी वेबसाइट पे देखा, एक्सेसरीज, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स, सेगमेंट ऑफ द 2 लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। तो ठीक है, इनके ये बेसिकली इनके यही मेन प्रोडक्ट्स हैं, ज्वेलरी, एक्सेसरीज और बाकी सारे कुछ लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स हैं। अगर मैं तो की पॉइंट में आप जाके रीड कर सकते हो कि इनका रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आता है। टीवी, सो कंपनी के बेसिकली वहां पे टीवी चैनल्स भी हैं, ओमनी चैनल रिटेल नेटवर्क काइंड ऑफ है। तो टीवी चैनल के थ्रू अपनी ज्वेलरी एंड काफी सारे सामान बेचते हैं। तो यूएस में ये shopLC.com के नाम से है एंड यूके में कुछ tjc.co.uk है। बेसिकली हमें बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो अगर बिजनेस के जो सारे नंबर्स हैं वो नीचे डिस्कस कर लेंगे। डाइवर्सिटी ऑफ बेसिकली अगर इनके हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो काफी ज्यादा डाइवर्सिटी है वहां पे। कंपनी हैज बीन डाइवर्सिफाइंग नाउ एंड इट ज्वेलरी बिजनेस कंसिस्ट ऑफ 78% ऑफ इसका रेवेन्यू जो है वो ज्वेलरी से आता है। इसीलिए कहीं ना कहीं हल्का सा रीजन इसको पिक करने का यही था कि इंडियंस को वैसे भी गोल्ड खरीदने में काफी पसंद आता है, तो गोल्ड खरीदने की जगह ऐसी कंपनी को खरीदने में मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा बेनिफिट एंड ज्यादा फ्यूचर रिटर्न्स मिल सकते हैं, जो गोल्ड के थ्रू अपना काफी अच्छा खासा पैसा कमाती हो। तो मैं पर्सनली गोल्ड नहीं खरीदता हूँ बिल्कुल भी। खैर मैं क्यों खरीदूंगा, मेरी वाइफ आएगी तो वो खरीदेगी शायद, बट या तो हमें ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो लेकिन हम पूरा एकदम डिटेल में डिस्कशन करेंगे क्यों एंड क्यों नहीं। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट से 78% इनका रेवेन्यू जो है वो गोल्ड ज्वेलरी से आता है, व्हाइल 22% रेवेन्यू कम्स फ्रॉम नॉन ज्वेलरी आइटम्स लाइक फैशन एक्सेसरीज, मेकअप, बॉडी केयर आइटम्स, उन सबसे आता है। इंक्रीजिंग रेवेन्यू फ्रॉम ईएमआई। तो बेसिकली हमें पता है कि इवन इन इंडिया एंड इवन इन आउटसाइड एज वेल, ईएमआई के थ्रू चीजें ज्यादा से ज्यादा खरीदी जा रही हैं, जिसकी वजह से कंपनी का जो रेवेन्यू सोर्स फ्रॉम ईएमआई के थ्रू जो आता है वो भी काफी अच्छे से बढ़ रहा है, काफी तेजी से बढ़ रहा है। एक्सपोजर टू रॉ मटेरियल प्राइसेस, जेमस्टोन अलॉन्ग विद डायमंड, गोल्ड, रफ स्टोन्स
एंड सिल्वर आर द रॉ मटेरियल फॉर कंपनी जेम्स, जो भी कंपनी ज्वेलरी प्रोडक्ट्स बनाती है, गोल्ड एंड डायमंड इन सब चीजों का यूज करती है। तो ये सारी चीजें आप भी रीड कर ही सकते हो। यूएस में जो है इनका 70% रेवेन्यू बेसिकली यूएस से आता है एंड 30% रेवेन्यू यूके से आता है, ठीक है, while UK accounts for the rest of 30% revenue of the company। तो ये सारी चीजें आर बेसिक की, ठीक है, बिजनेस का हमें आइडिया होगा। कंपनी ज्वेलरी रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है, लाइफस्टाइल के प्रोडक्ट्स है, फैशन एक्सेसरीज है। तो देखो हमेशा ना कंपनी को बाय करने से पहले बिजनेस, फंडामेंटल, टेक्निकल, तीनों चीजों में मेक श्योर एकदम 1000% श्योरिटी के साथ बाय करना चाहिए, वरना नहीं। बिजनेस में मैं श्योर हूं, इट्स अ ग्रोइंग बिजनेस, यूके हो चाहे इंडिया हो चाहे यूएस हो, सभी को ज्वेलरी खरीदने का काफी ज्यादा शौक है। तो फ्रॉम अ साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज अ ग्रोइंग बिजनेस। लेकिन क्या वो चीजें नंबर्स में है? क्या कंपनी की सेल्स ग्रोथ हो रही है क्योंकि बिजनेस अच्छा कर रहा है? और अगर कंपनी अच्छा नहीं कर रही है तो डज नॉट मेक एनी सेंस इन इन्वेस्टिंग दोस कंपनी। क्या सेल्स इंप्रूव हो रही है? तो सीधा मैं ईयरली प्रॉफिट्स में जाता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। मार्च 2011 में जो इनकी सेल्स हुआ करती थी 526 करोड़, वो अभी 2700 करोड़ हो चुकी है। सो यस, सेल्स इज इंक्रीजिंग। नाउ एक क्वेश्चन यू कैन आस्क कि हेमंत, देखो नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हुए हैं, 43% से इंक्रीज होते हुए अभी 158 करोड़ चल रहे हैं ट्रेलिंग 12 मंथ, दैट इज रीसेंट 4 क्वार्टर का प्रॉफिट। लेकिन हेमंत इसके रिसेंटली प्रॉफिट काफी अच्छे गए थे और अभी थोड़े से कम आए हैं। तो अभी कम आने के रीजंस क्या हो सकते हैं? तो उसका वन ऑफ द मेजर रीजन इज कंपनी एग्रेसिवली एक्सपेंड करने की कोशिश कर रही है। दैट इज, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ, बेसिकली कंपनी का एक्सपेंशन प्लान और करंटली एक्सपेंड हो रही है या नहीं, वो एक अच्छा खासा आइडिया लग जाता है कंपनी के फिक्स एसेट से। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, जब फिक्स एसेट 203 करोड़ हुआ करते थे, कंपनी की सेल्स मोटा मोटा 500 करोड़ के आसपास थी। उसके बाद फिक्स एसेट बढ़ के पहुंच गए 400 करोड़, लेकिन 460 करोड़, लेकिन कंपनी की सेल 5 गुना से भी ज्यादा हुई है। तो कंपनी फिक्स एसेट थोड़े से भी बढ़ते हैं तो कंपनी की सेल्स काफी अच्छे से इंक्रीज होती है। इस केस में यूजुअली प्रोपोर्शनली होता है ये, लेकिन यहाँ पे और ज्यादा अच्छी ग्रोथ है कंपनी की सेल्स की। एंड एज अ रिजल्ट, और अभी भी रिसेंटली भी कंपनी अपने फिक्स एसेट्स को लगातार ग्रो करने में काफी ज्यादा सक्षम है, काफी अच्छे से ग्रो करने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से जब भी ऐसी एग्रेसिवली एक्सपेंशन प्लान आते हैं कि 163 करोड़ से सडनली ग्रो करके 467 करोड़ पे अगर कंपनी जाने की सोचे, तो कई बार ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनको कैपिटल एक्सपेंसेस की तरह कैटेगराइज नहीं किया जा सकता। तुम नहीं बोल सकते ये चीज की ये वाले एक्सपेंस का जो है मैं डेप्रिसिएशन बेनिफिट लूंगा एंड कई साल तक बेनिफिट लूंगा, वो चीजें कई बार पॉसिबल नहीं होती हैं। बिकॉज ऑफ दैट रीजन अकाउंटेंट्स क्या करते हैं, उनको ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ही दिखा देते हैं, जिसकी वजह से कंपनी की सेल्स बढ़ी है लेकिन कंपनी के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जरूरत से ज्यादा बढ़ गए हैं। लाइक लिटरली 1 साल पहले तक जब 2,500 करोड़ 2,500 हाँ 2,500 करोड़ में इनकी सेल थी और इनका एक्सपेंसेस थे 2100 करोड़, तो अभी इस एक्सपेंशन प्लान के आने की वजह से अभी फिक्स एसेट्स खरीदे हैं और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में भी काफी ज्यादा इनके पैसे अटके हुए हैं, जो कि मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ। 27 करोड़ आर बीइंग स्टक इन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो वो नंबर भी इवेंचुअली फिक्स एसेट में ही आएगा। तो जब इस तरीके की एक्सपेंशन प्लान हो रहे होते हैं तो कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिनको बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जिनको कैटेगराइज नहीं किया जा सकता और उन्हें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ही दिखा दिया जाता है। लेकिन हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि इसके साथ साथ ये अच्छी बात भी है कि फ्यूचर में कंपनी के एक्सपेंसेस कम होंगे, क्योंकि कंपनी ने अभी एडवांस में ही वो सारे एक्सपेंसेस इनकर कर लिए हैं। एडवांस में ही कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई है, जिससे फ्यूचर में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जब बढ़ेगी तो वो स्काई रॉकेट होगी और बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। वरना देखा जाए तो वरना सारी चीजें सही है और रिसेंटली ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम हुआ है, अगेन बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वरना कंपनी इज डूइंग ग्रेट। ईयरली सेल्स काफी अच्छी है एंड सिमिलरली जो ये हल्का सा डाउन टर्न आया है, मुझे नहीं लगता ये सस्टेनेबल है एंड कंपनी बहुत तेजी से आगे ग्रो करेगी, क्योंकि कंपनी ने प्रूव भी किया है, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड भी है ग्रो करने का, कंपनी अपने फिक्स एसेट्स में भी इन्वेस्ट कर रही है, नीश भी है, बिजनेस भी अच्छा है, एक्सपोर्ट कर रही है अच्छे से, सारी चीजें आर डूइंग ग्रेट। अब एक चीज और देख लेते हैं कि क्या कंपनी की होल्डिंग पैटर्न कैसा है। बेसिकली प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो 47.9% है, दैट इज ओके। एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग रिसेंटली काफी अच्छे से बढ़ाई है, जो कि आई डाउट, मेरे को लग रहा है डीआईएस और एफआईआईज में कैटेगराइजेशन कुछ चेंजेस आए हैं, या जो मालाबार वैल्यू फंड पहले कैटेगराइज हुआ करता था डीआईएस में, अब उसको उठा के डाल दिया है एफआईआईज में, मालाबार इंडिया लिमिटेड। मतलब हल्की सी कैटेगराइजेशन की वजह से इतने चेंजेस हमें लग रहे हैं, वरना मोटा मोटा सिमिलर ही है। एफआईएस की होल्डिंग हमेशा से एक तरीके से 20% के आसपास है एंड डीआईएस की हमेशा से 6-7% के आसपास है एंड पब्लिक की होल्डिंग काफी कम है, पब्लिक की होल्डिंग ओनली 14.64% है। लेकिन जब भी आप पब्लिक की होल्डिंग देखो, हमेशा देखना चाहिए कि क्या पब्लिक में और भी हैं। तो यस, पब्लिक में विजय केडिया जी ने भी रिसेंटली अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है एंड आशीष कचोलिया जी ने भी इंक्रीज की है। आशीष कचोलिया जी का नाम मैंने नहीं सुना, लेकिन विजय केडिया जी का नाम मैंने तो सुना है, आई होप आपने भी सुना ही होगा। तो उनकी भी अच्छी खासी होल्डिंग है।
These two are also considered as strong hands. तो 14 minus 2 minus 1.2 लगभग बनता है 11.34%. तो 11.4% ही पब्लिक के पास है, बाकी सारी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ही है. ये काफी अच्छी बात है, क्योंकि अगर जब भी कंपनी की होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैंड्स में होती है तो उसको ऊपर मतलब उस बहुत सारे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स का फायदा उस कंपनी के ऊपर जाने में ही होता है, नीचे रहने में नहीं. तो हमें वैसी कंपनीज खरीदनी चाहिए जिन कंपनी में स्ट्रॉन्ग हैंड्स की होल्डिंग है. नाउ हेमंत, विद ऑल दैट सेड, वैभव ग्लोबल काफी अच्छा लग रहा है, फंडामेंटली बिजनेस भी अच्छा है, लेकिन टेक्निकली क्या इस प्राइस पॉइंट पे हमें खरीदना चाहिए जिस भी प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है? क्या ये ऑल टाइम हाई पे अवेलेबल है या ऑल टाइम लो पे अवेलेबल है? लेट्स सी दिस. इसके टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स पे चलते हैं एंड सीधा मैं ओपन करता हूं वैभव ग्लोबल का चार्ट. ये मैंने रेड मार्क कर रखा है क्योंकि ये मेरी बाइंग लिस्ट में बहुत सारी स्ट्रेटेजीज के अकॉर्डिंग है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सारी स्ट्रेटेजीज में यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता. लेकिन या मार्क मैंने कर रखी है तो आपको कुछ कुछ आइडिया लग जाएगा कई लोगों को, बट ठीक है, ये मैं ड्राइंग अभी के लिए रिमूव करता हूँ. इसमें जो एक मेन पैटर्न बनता है जो कि काफी ज्यादा एक्यूमुलेशन का साइन होता है, वो होता है ये राउंडिंग पैटर्न. एक बार पहले यहाँ बना, एक बार यहाँ पे फिर से बन रहा है, एक सेकेंड, या एंड एक बार यहाँ पे फिर से भी बन रहा है. तो ये राउंडिंग पैटर्न मतलब यहाँ पे अच्छी खासी एक्यूमुलेशन हुई है, इस जोन में भी हुई है, इस जोन में भी हुई है, और अब ये कब ऊपर जाना शुरू कर देगा पता भी नहीं चलेगा. काफी ज्यादा नीचे आया हुआ है ऊपर से. एक बार अगर मैं देखूं कि ये ऑल टाइम हाई से कितना नीचे आया है, तो लेट मी जस्ट चेक दिस. ऑल टाइम हाई लगभग 1000 के अराउंड था एंड अभी चल रहा है 67% डाउन. तो अभी स्टॉक एकदम 67% नीचे ही चल रहा है. एंड यहाँ से जो मेरे अकॉर्डिंग मेरे प्रोबेबल टारगेट्स हैं, माय टारगेट्स आर 1-1.5 साल में अगर 100% का गेन आ गया तो मैं अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग करूंगा, वरना मेरी प्रॉफिट बुकिंग होगी ऑल टाइम हाई पे. ऑल टाइम हाई लेवल इज दिस. एंड जो छोटे मोटे टारगेट्स हैं बीच में जो कि रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस किया, जिसको मैं टारगेट अपना मान सकता हूँ कि बीच बीच में वहां पे भी मैं थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर सकता हूँ. दो टारगेट्स आर दीज एंड दीज. ये टारगेट सॉफ्ट टारगेट्स इसलिए हैं क्योंकि रेजिस्टेंस से टकरा के स्टॉक कई बार वापस गिरता है. जरूरी नहीं है स्टॉक सीधा ऐसे ब्रेकआउट देते हुए चले जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता है. बार बार स्टॉक ऊपर नीचे होते रहता है. तो यहाँ पे भी जैसा दिख रहा है, जैसा होता आया है, जैसा होता है हमेशा स्टॉक्स में, जो मूवमेंट मैं विजुअलाइज कर पा रहा हूँ एटलीस्ट ऐसी मूवमेंट होनी चाहिए. यहाँ से ऐसे विजुअलाइज होकर न्यू जाएगा, उसके बाद दोबारा से ऐसे नीचे जाके फिर न्यू जाना चाहिए, एंड एक बड़ा सा, काफी बड़ा सा यहाँ पे बनना चाहिए. क्या बनना चाहिए? रिवर्स हेड एंड शोल्डर, दैट इज दिस वन शोल्डर. ये बड़ा सा ऐसे बन जाएगा यू हेड एंड देन यू शोल्डर बना के फिर ऊपर जाके चले जाएगा. दैट इज जस्ट माई अजम्पशन. अज्यूम कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन श्योरिटी किसी भी चीज की नहीं होती है. श्योरिटी बस एक चीज की है कि वी शुड जस्ट फॉलो आवर स्ट्रेटजीज. एंड नीचे खरीदो एंड ऊपर बेचो. तो बेचना आप यहाँ पे भी टारगेट लगा सकते हो एंड यहाँ पे भी लगा सकते हो. दीज टू आर सॉफ्ट टारगेट. एंड यहाँ पे जैसे ही स्टॉक जाएगा तब मेरा प्रॉफिट होगा लगभग, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कितना परसेंट होगा. दैट इज 51%. वो देखते हैं कि आज कितने पे खुलते हैं. आज ही अगर इसने 10% का अपर सर्किट मार दिया तो कुछ भी अलग हो सकता है, बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो एट अराउंड 12:15 टुडे ऑन हैप्पी दिवाली ओकेजन ओनली. सो या ये टू मेरे सॉफ्ट टारगेट है जो कि बहुत ही जल्दी मीट होने चाहिए विद इन अ ईयर एंड विद इन अ 2 ईयर में भी. एंड लॉन्ग टर्म के लिए एटलीस्ट 3-4 साल में ये स्टॉक ऑल टाइम हाई पे जाना चाहिए. तो 3 टाइम्स में पैसा 3 गुना होगा, 3 ईयर्स में पैसा 3 गुना होगा, और उससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है कि पैसा यहाँ से सीधा ऑल टाइम हाई पे स्टॉक पहुंच जाए. टाइम लग सकता है डेफिनेटली, मैं उसमें बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी अपॉर्चुनिटीज को समझना, पूरा बिजनेस, फाइनेंशियल, टेक्निकल, तीनों चीजों को देख के एनालाइज करना, एनालाइज करने में ही समझदारी है. एंड मैं वही चीजें करना प्रेफर करता हूँ. सो आई होप यू लाइक द वीडियो. हैप्पी दिवाली वंस अगेन. टेक केयर, स्टे सेफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग. एंड चैनल को लाइक करते रहिए. वीडियोस को लाइक करेंगे तो मेरे को भी एक्स्ट्रा मोटिवेशन आएगा कंसिस्टेंटली वीडियोस बनाने के लिए. एंड कमेंट में अगर आप थैंक यू फॉर दिस वीडियो एंड हैप्पी दिवाली दोनों लिखोगे तो मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगेगा. ऑन दैट नोट, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग.